हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो टेट मंथन पे सीडीपी मंथन की हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है। इससे पहले सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसकी बहुत सारी क्लासेस हैं, बट प्रैक्टिस सेशन में टॉप 60 क्वेश्चंस को हम लोग पहले कर चुके हैं और उसके बाद ये 60 क्वेश्चंस हम और डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जिससे कि आपकी पूरी सिलेबस का एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, एक फ्लैशबैक हो जाएगा, ठीक है। और आपको समझ में आएगा आप कितनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर जो है निकाल पाते हैं, क्योंकि फिलहाल जो है आज जो 15 दिन बचे हैं, तो अब ज़रूरी ये है कि आप कितना फटाफट से क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं, तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। सीटेट में कोई भी ऐसी टैबलेट नहीं है, कोई ऐसी वीडियो नहीं हो सकती जो आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा दे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस से और आपकी स्पीड बेहतर होने से ही आप कर पाएंगे, अदरवाइज किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता, ठीक है। किसी भी एग्जाम में, सिर्फ सीटेट नहीं, किसी भी एग्जाम में। तो इसलिए ये आपका टाइम मैनेजमेंट करने में अपने आप आपको हेल्प करेगी जब बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो देखते देखते इतना मत खो जाया करो, है ना, कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूल जाओ। लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। जब मैं अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो अपना ज्ञान बढ़ाओ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करो, जहाँ मर्जी मन करे शेयर करो, बट शेयर करो, ठीक है, ताकि एक जो कहते हैं ना कि दोनों तरफ से मेहनत हो सके। मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप भी उसका थोड़ा सा एक मोटिवेशन तो बनता है ना, ठीक है। तो आप अपना जो भी आपके आंसर्स हैं वो ज़रूर साथ साथ में लिखें, ताकि आपका समझ में आ सके आपको कि किस तरीके की आपकी प्रैक्टिस जो है वो चल रही है। स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। हम लोग 60 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं समझाऊंगी, अदरवाइज हम इसको प्रैक्टिस सेशन के तौर पे लेंगे, फटाफट से आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं फिर। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने। नूर फॉरगेट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क्ड तान्या टू शेयर हर टिफिन, सेइंग यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विद यू यस्टरडे, ठीक है। अब ये बात कर रहा है, नूर कोई बच्ची है जो कि अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई और अपनी फ्रेंड को कह रही है कि तुम मेरे साथ में लंच शेयर करो, क्योंकि मैंने भी तुम्हारे साथ में लंच शेयर किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नूर स्टेटमेंट रिप्रेजेंट डैश ओरिएंटेशन टिपिकल एट डैश स्टेज, ठीक है। भाई जब बात की जा रही है, यहाँ पे लेन देन की बात हो रही है, मैंने तुम्हें दिया था तुम मुझे दो, तो इस तरीके की इसको हम लॉरेंस कोलबर्ग की कौन सी स्टेज में रखेंगे, ठीक है, और कौन सी उसमें ओरिएंटेशन में रखेंगे, ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर में कहेंगे हम इसको पोस्ट कन्वेंशनल, या फिर ओबीडियंस यानी प्री कन्वेंशनल, या फिर बीइंग नाइस यानी कन्वेंशनल, या फिर एक्सचेंज या कन्वेंशनल, ठीक है। तो आप इसको तो हम वैसे भी समझ सकते हैं कि एक्सचेंज की बात हो रही है, आदान प्रदान की बात हो रही है, टिट फॉर टैट वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तुम मेरे लिए करोगे तो मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, वरना नहीं करूंगा, है ना। मैंने तुम्हें दिया था तो तुम मुझे लंच दो, ठीक है। तो क्या हो गया ये एक्सचेंज और कन्वेंशनल लेवल, वैसे प्री कन्वेंशनल लेवल होता है ये, बट ठीक है, एक्सचेंज हमें यहाँ आंसर मिल रहा है आराम से, तो हम फोर्थ के साथ में जाएंगे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। वाइडली हेल्ड बिलीफ अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर्ड टू एज, यानी कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली जो आपकी प्रारूपिक विशेषताओं में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहा जाता है। भाई किसी विशेष, किसी आपकी जो डिफरेंट सेक्सेस के बारे में जो सोसाइटी में एक टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषताएं मान ली गई हैं, उनको क्या कहा जाता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, रोल्स है, जेंडर आइडेंटिटी है, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप है, ठीक है। तो जब भी मैंने आपको लास्ट उसमें भी समझाया था 60 क्वेश्चंस में, जब भी कोई बात आ जाए कि भाई कुछ चीज़ें समाज में परंपरा के तौर पे मान ली गई है, कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल डिसाइड कर दी गई हैं कि ये पर्टिकुलर जेंडर के लिए, तो आपका हमेशा जेंडर स्टीरियोटाइप होगा, ठीक है। रूढ़िबद्धता है जो कि चली आ रही है सालों साल से और चलती ही जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं, रिसेंटली देयर हैव बीन कॉन्शियस एफर्ट टू इंक्लूड स्टोरीज इन करिकुलम वेयर फादर इज इन्वॉल्वड इन हाउस होल्ड, ठीक है, वर्क एंड मदर इज डूइंग एडवेंचरस एक्टिविटीज। दिस मूव इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, देखो आजकल हाल ही की पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने लगे हैं जिसमें कि क्या है, पिता जो है वो घर के कामों में लगा हुआ है और माता जो है वो साहसी गतिविधियों का कार्य कर रही है। तो इसका जो है, इस कदम का क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है देखा जाए तो, इट एम्स टू स्ट्रेंथन
स्ट्रेंथन जेंडर बायस, भाई ये जेंडर पक्षपात को बढ़ाएगी या फिर एलिमिनेट करेगी जेंडर स्टीरियोटाइप को यानी जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करेगी, या एंकरेज करेगी जेंडर कॉन्सेंट्री को, या फिर इंक्रीज करेगी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, विभेदीकरण को बढ़ाएगी। तो भाई ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। देखो यहाँ क्या है, जैसा कि बताया समाज में जो रोल डिसाइड कर दिए गए हैं उसका उल्टा बताया गया है यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को। देखो मैंने, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, अगर हरियाणा में एक गाना काफ़ी फेमस है, रेणुका पंवार का जो गाना है, क्या है वो, राजी राजी हाँ कर देनी ठाके ले जाएंगी, मतलब वो क्या है, एक तरीके से वो जेंडर स्टीरियोटाइप को एलिमिनेट करने वाला ही गाना है, चुनौती करने वाला गाना है वो। क्योंकि हालांकि ज़्यादातर हम क्या देखते हैं मूवीज़ में, किसी चीज़ में, कि मतलब हीरो जो है वो हीरोइन को भगा करके लेके जा रहा है शादी में से, या कुछ इस टाइप की घटनाएं हम लोग देखते हैं। लेकिन इस गाने में क्या है, लड़की जो है वो पूरा मतलब गन वन लेकर के आती है हीरो के पास में और उसको उसकी शादी से मतलब ले जाने की बात करती है। तो यहाँ क्या है, मतलब एक ऑपोजिट रोल प्ले कर रही है वो। तो वो क्या होगा, एलिमिनेट करता है जेंडर स्टीरियोटाइप को, तोड़ता है, उसको चुनौती देता है। ठीक है, तो ये वाला आंसर रहेगा हमारा। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। यहाँ पे सपोर्ट की बात की जा रही है, सपोर्ट, हेल्प, कुछ इस तरीके की बात हो, ठीक है, जो कि अडल्ट देते हैं, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस लेवल को बेहतर करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्कवरी, लर्निंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैप फोल्डिंग, या फिर इंटर सब्जेक्टिव। तो बिल्कुल क्या रहेगा आपका, स्कैप फोल्डिंग रहेगा, पार्ट या ढांचा कह सकते हैं हम इसको हिंदी में। ठीक है, इंग्लिश में स्कैप फोल्डिंग आप जरूर याद रखें। स्कैप फोल्डिंग यानी जो हेल्प दी जाती है बड़े के द्वारा। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता है उस लेवल तक, जिस लेवल तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे, उस एरिया को क्या कहेंगे, तो उसको ZPD कहते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप ड्यूरिंग। ठीक है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो किस आपकी स्टेज में आ जाती है। ठीक है, सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो सेंसरी मोटर में सेंसेस के थ्रू सीखता है, प्री ऑपरेशनल में ऑपरेशन से पहले की स्टेज है, कॉन्क्रीट में कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में लॉजिक आ जाता है। उसके अलावा चौथी स्टेज बचती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल। जितनी भी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग होती है, परिकल्पना वाली चीज़ें, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में चीज़ें आती हैं, वो सारी आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। सबसे लास्ट स्टेज है पियाजे की उसमें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डैश, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रन थिंकिंग। अब यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है सोशल प्रोसेसेस में। कोलबर्ग है, जीन पियाजे है, लेव वाइगोत्स्की है, या फिर एल्बर्ट बंदूरा है। ठीक है, सामाजिक प्रक्रियाओं में सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में बात की जा रही है, तो हमेशा किसका नाम आएगा यहाँ पे, लेव वाइगोत्स्की का। ठीक है, इनकी थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की। ड्रॉइंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अ टीचर ऑफ ग्रेड 6 to 8, ठीक है, इन हिज क्लासरूम शुड, क्या करना चाहिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। ठीक है, 6 से 8 का बच्चा होगा तो उसको क्या करना चाहिए, देखो, डिस्क्रीज यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, डिस्करेज करना चाहिए तार्किक बहस के प्रयोग को, या फिर प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, रीजनिंग बेस्ड जिनके सॉल्यूशन हो उस प्रॉब्लम को देना चाहिए, या फिर कॉन्क्रीट मटीरियल्स, ओनली कॉन्क्रीट मटेरियल के साथ में जाना चाहिए उनको, या फिर रिलाई सोनली ऑन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, यानी कि सिर्फ सिलेबस पर उनको लाए रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं ना बच्चे में, वो तो इससे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ नहीं आएंगे 6 to 8 वाले में। यहाँ क्या आएगा आपका, रीजनिंग बेस्ड जो होगा आपका वो सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स उसको देनी चाहिए। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क से आधारित चीज़ें हों। ठीक है, क्योंकि कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में तो वो इससे पहले जानता होगा, लेकिन यहाँ क्या है कि आप थोड़ा सा उसको लॉजिक लगाने वाली बात कहेंगे। 6 से 8 साल का बच्चा जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं होंगी। सेंसिटिविटी टू द साउंड, रिदम और मीनिंग ऑफ वर्ड, आप खुद समझ सकते हैं रिदम साउंड का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। विजुअल स्पेशियल जो होगा वो आपका आर्किटेक्टर वाली हो गई वो। ठीक है, आर्किटेक्ट वाली। और आ गया एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिदम, एस्थेटिक क्वालिटी, म्यूजिकल क्वालिटी, ये आपकी म्यूजिकल वाले में हो गई। इसके बाद आता है कैपेसिटी, सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न,
हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, ये बिल्कुल ठीक बात है कि यहाँ पे क्या पैटर्न्स को खोज करने की, तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की, यानी रीजनिंग की पावर जिसके अंदर होगी, मैथमेटिक्स की पावर जिसके अंदर होगी, वो आपकी इस इंटेलिजेंस में काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल, प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। भाई जिस प्रक्रिया से बच्चे आदतों का, कौशलों का, मूल्यों का, अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसको क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन, इंक्लूजन, मेन स्ट्रीमिंग या फिर डिफ्रेंसिएशन। बिल्कुल इसको क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन कहते हैं। भाई समाजीकरण, जब बच्चे का सोशलाइजेशन होता है तो वो समाज में बहुत सारी वैल्यूज़ को, बहुत सारे हैबिट्स को, इस तरीके की चीज़ों को सीखता है जो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाती है समाज में हर चीज़ के लिए। ठीक है, कि भाई ये चीज़ें अगर समाज में हो रही तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज के प्रति। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट? मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? द ओनली रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज हेरिडिटी। भाई हेरिडिटी ही सिर्फ एक रीजन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, या फिर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, या फिर सिर्फ एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस है आपका? नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, यानी ना एनवायरमेंट महत्वपूर्ण है ना हेरिडिटी प्रभावित करते हैं, है ना? या फिर हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। ठीक है, तो बिल्कुल क्या रहेगा आपका? दोनों का ही ये क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, दोनों ही अपना अपना रोल प्ले करते हैं। आनुवांशिकी अपनी जगह पर है, जो आपको जीन्स मिले हैं वो अपनी जगह पे अपना रोल प्ले करते हैं, और पर्यावरण भी आपको एक बहुत बेहतरीन शेप देता है आपको जो जीन्स मिले हैं उसको। तो दोनों चीज़ें अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रोडक्ट कहते हैं हम इनको, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को, डेवलपमेंट का। ठीक है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम प्रोग्रेसिव एक प्रगतिशील कक्षा में नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर। ठीक है, देखो आंसर तो हमें यही मिल गया, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। नॉलेज जो होगी वो लर्नर के द्वारा कंस्ट्रक्ट की जाएगी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है आपकी। ठीक है, पैसिवली लर्नर के द्वारा नहीं ली जाएगी। रिप्रोड्यूस बाय लर्नर एज इट इज नहीं लिया जाएगा। रिकॉल बाय द लर्नर एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर नहीं। मेमोराइजेशन, रिकॉलिंग यहाँ पे नहीं होगी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, खुद कंस्ट्रक्ट करेगा बच्चा। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन इंक्लूड्स ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओनली समेटिव असेसमेंट, ना ही फॉर्मेटिव और ना ही समेटिव असेसमेंट, या फिर बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रेटजीज। बिल्कुल ठीक बात है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि CCE जो है आपका, वो आपका FA और SA दोनों को इंक्लूड करके चलता है। FA आप लोगों को एक तरीके से क्या होता है, वो आपका ड्यूरिंग चलता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आपका रहता है। FA जो होता है फीडबैक के लिए, और समेटिव आपको क्या है, एक तरीके से आपका पूरा का पूरा रिजल्ट देता है आपको। ठीक है, 13 क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ बीन टोल्ड अगेन एंड अगेन from different sources that people from his social group typically perform poorly in academic. ठीक है, to reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype threat, a teacher's initial step can be, मतलब आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बताया जाता है कि भाई वो जिस सामाजिक वर्ग से है ना, उन लोगों ने शैक्षिक क्षेत्र में कोई खास बड़ा काम नहीं किया, कुछ उखाड़ा नहीं है। तो इस रूढ़िवादिता और इस परिमाणिक रूढ़िवादिता आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एज ए टीचर आपकी क्या पहल रहेगी? ठीक है भाई, कोई क्लास में बच्चा हो सकता है जिसको लोगों से यही सुनने के लिए मिला हो कि भाई तुम्हारी एक कास्ट के लोग या तुम्हारी मतलब सोसाइटी के लोगों ने कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया है शिक्षा के क्षेत्र में, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? इग्नोरिंग सच कंसर्न, मतलब आप उसको इग्नोर कर देंगे, ऐसे को अनदेखा कर देंगे। ऑर्गेनाइजिंग कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप, भैया आप कंपटीशन एक मतलब प्रतियोगिता रख देंगे अलग अलग वर्गों के बीच में। ठीक है, या फिर सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव अकेडमिक एंड ज्वाइन सम अदर डोमेन, भैया आप कहेंगे भैया पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और तुम कोई और क्षेत्र में चले जाओ। ठीक है, या फिर प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल ऑफ रोल मॉडल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ठीक है, तीनों ही ऑप्शंस आपके अच्छे नहीं है भाई, इग्नोर कर देना उनको, कोई मतलब वो नहीं है आपका। ठीक है, बट ये है कि आपको उनके सामने कुछ ऐसे स्टोरीज, कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स, कुछ रोल मॉडल्स उनके सामने आपको रखने हैं जो कि ये बताते हैं कि देखो ये तुम्हारी पर्टिकुलर एक कम्युनिटी से हैं या फिर तुम्हारी ही तरह कुछ मतलब डेप्राइव्ड कम्युनिटी से है, फिर भी देखो इन्होंने कितना अच्छा अचीव किया है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो आप बच्चों को दे सकते हो ताकि उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा जो भी उनका जो लो हो चुका है। ठीक है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड, इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को जो है क्या करना चाहिए?
बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, बड़ा ही प्यारा सा ऑप्शन लग रहा है वैसे तो, बाकी देख लेते हैं। शो एन एटीट्यूड टू पिटी एंड सिंपथी टुवर्ड, सिंपथी नहीं रखते हम लोग स्टूडेंट्स के प्रति बिल्कुल भी कि भाई ये बेचारे हैं। ठीक है, यूज लेबल्ड, लेबल्ड नहीं लगाना आपको हैंडीकैप्ड और रिटार्डेड चाइल्ड का। पे अटेंशन ओनली टू गिफ्टेड चाइल्ड, भाई सिर्फ और सिर्फ आप चमकते सितारों पर ध्यान रखेंगे, गिफ्टेड बच्चों पर ध्यान रखेंगे, ऐसा भी नहीं करना है, बल्कि आपको ये विश्वास करना है कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। हर बच्चा अपनी योग्यता रखता है सीखने की, सिर्फ और सिर्फ एज ए टीचर हमें एफर्ट करना है उसको सिखाने के लिए, जिस तरीके से वो सीख सकता है उस तरीके से सिखाना है। आ स्टूडेंट शो द फॉलोइंग साइन इन द क्लासरूम, एंजाइटी अराउंड रीडिंग, पढ़ने के प्रति चिंता, डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग वर्ड्स यानी कि अक्षरों और शब्दों को पहचानने में, या फिर पुअर वोकेबलरी स्किल, उसकी जो है शब्दावली कौशल उसका जो है वो पुअर है। डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग व्हाट वाज रीडिंग, यानी कि पहले से पढ़े हुए पाठ को याद करने में, समझने में उसको प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको क्या कहेंगे? ये सारे साइन जो है किस चीज़ के हैं, किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं? बच्चा जो है ऑटिस्टिक है यानी स्वलीन बच्चा है, क्रिएटिव स्टूडेंट है, सृजनात्मक बच्चा है, या फिर एक स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी है, या फिर एक स्टूडेंट विद मेंटल इम्पेयरमेंट है यानी मानसिक क्षति है उसको। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मानसिक क्षति क्या होगा? लर्निंग डिसेबिलिटी। हम पढ़ते भी हैं, बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है। तो जब भी बच्चे को ये इतनी सारी प्रॉब्लम आप देखते हैं बच्चे के अंदर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, अ टीचर कैन एड्रेस नीड ऑफ स्पेशल एबल्ड लर्नर इज एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है कि क्या उनकी नीड्स है। ठीक है, एम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल एंड यूजिंग पेंसिल पेपर टेस्ट फॉर असेसमेंट, या फिर फॉलोइंग यूनिफॉर्म वे ऑफ इंस्ट्रक्शन द स्टूडेंट, गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग ऑफ आंसर फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट, या फिर developing specific learning objectives based on an analysis of each student's learning strength and weaknesses। बिल्कुल ठीक बात है। आप क्या करेंगे? प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों को और कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करेंगी। भाई हर बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से आप सबको साथ में लेकर के चलेंगे और उसी हिसाब से उनके उद्देश्यों को विकसित करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं कि पेन पेपर टेस्ट हो जाए, उनका यूनिफॉर्म वे नहीं रख सकते आप, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते सबको। गिविंग ए लॉट ऑफ रिटर्न होमवर्क, बिल्कुल ही वाहियात ऑप्शन है ये, तो फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है अ टीचर कैन एंकरेज क्रिएटिव लर्नर इन हर क्लासरूम बाय, एक टीचर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, क्रिएटिव बच्चे को। ठीक है, एम्फेसाइजिंग कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग अपसारी चिंतन पर बल देकर, डिस्करेज डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, या फिर एंकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड एप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़ यानी कि उसको परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके और मूल विचारों को महत्व देके, या फिर डिस्करेजिंग द स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंज। भाई क्रिएटिव बच्चा, आप क्यों उसको डिस्करेज करेंगे रिस्क लेने के लिए, क्यों उसको डिस्करेज करेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए? ठीक है, बल्कि हम क्या करेंगे, एंकरेज करेंगे उसको मल्टीपल पर्सपेक्टिव में और अप्रिशिएट करेंगे उसके ओरिजिनल आइडियाज़ को। ठीक है, तभी उसकी क्रिएटिविटी को हम जो है क्लास में बनाए रख पाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम, कौन से ऐसे कारक हैं जो कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेते हैं? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट to motivate children to learn, या फिर increasing reward to motivate children to learn, following on the lecture mode of instruction, या फिर showing genuine interest in the content matter and having concern for children's overall well बीइंग एंड लर्निंग। बिल्कुल ठीक बात है। क्या करना है आपको? विषय वस्तु और बच्चों के संपूर्ण कुशल श्रेम और अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना है। एज अ टीचर आपको एकदम ईमानदारी के साथ में पूरा मतलब जेन्युइन वे में आपको इंटरेस्ट दिखाना है बच्चे के कंटेंट मैटर में, उसको कंसर्न करना है आपको, ओवरऑल उसकी वेल बीइंग के लिए, उसकी लर्निंग के लिए आपको क्या करना है? प्रयास करना है, वही उसकी मीनिंगफुल लर्निंग होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इज, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी होती है आपकी जो, उसकी एक प्रभावी समस्या रणनीति का एक उदाहरण कौन सा होगा? नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवैल्यूएशन द सॉल्यूशन। ठीक है, समस्या के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। फंक्शनल फिक्सडनेस एंड फोकसिंग ऑन ओनली द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्रियात्मक अन्यथा एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, या फिर रिस्पॉन्स सेट
गेटिंग स्टक ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, या फिर मीन्स एंड एनालिसिस और डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। बिल्कुल ठीक बात है कि साधन साक्ष्य विश्लेषण होना चाहिए और समस्या को आपको अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब सीटेट को अगर आप होल देखेंगे आप, तो आप कहेंगे भाई 150 मार्क्स का पेपर है, इतने सारे सब्जेक्ट है, कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए। बट अगर आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, उन सब्जेक्ट्स को, अलग अलग सब्जेक्ट्स को आप देखेंगे, अच्छा इसमें इतने इतने मार्क्स की पेडागोजी आ रही है, मैं ऐसे ऐसे इसको कर सकता हूँ, इतना इतना टाइम मैं इसको दे सकता हूँ पढ़ाई करने के लिए। आप उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके देखेंगे तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, है ना। अगर बैठे रहेंगे इतना सारा सिलेबस तब तो नहीं सॉल्व हो सकती है, लेकिन उसको पीसेज में देखेंगे जब आप, और एक टाइम टेबल अपना बना करके देखेंगे तो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग, कौन सी एक प्रभावी शिक्षण प्रणाली नहीं है शिक्षण अधिगम के लिए, ठीक है। एंकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस, भाई बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो अच्छी लग रही है बात, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन यानी प्रयोग और पर्यवेक्षण, ठीक है। डायलॉग्स एंड डिस्कशन यानी संवाद और परिचर्चा, या फिर फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑन नॉलेज एज गिवन, भाई दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना है हमें, ठीक है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। अच्छा ये पूछा गया है कि नॉट, अच्छा नॉट वाला है, इसको ध्यान से पढ़ना है, तो हमारा आंसर वही होगा जो बिल्कुल ही बेकार ऑप्शन होगा, ठीक है। नॉट वाले में हमेशा बेकार वाला ऑप्शन हमें अच्छा नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला आपका आंसर रहेगा, ऐसा नहीं करना होता है हमें। हाउ कैन टीचर डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉट अटेंटिव इन द क्लासरूम, कुछ ऐसे बच्चे जो क्लासरूम में बिल्कुल ही मतलब निठल्ले बैठे रहते हैं, है ना, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, उनका साथ में टीचर को किस तरीके का बर्ताव करना चाहिए। आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, ठीक है, बच्चों को कक्षा में से बाहर जाने के लिए कह देना चाहिए, है ना। या फिर स्कोल्ड देम फ्रीक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ एंटायर क्लास, या फिर पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना चाहिए। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजन फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, उनसे बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए। गिव देम ए लॉट ऑफ वर्कशीट एज होमवर्क, उन्हें बहुत सारा गृह कार्य दे देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आप उसको एक दिन क्लास से बाहर निकालोगे, दूसरे दिन वो खुद ही क्लास से बाहर जाने के लिए तैयार रहेगा, है ना, कि भाई ठीक है निकाल दो बाहर, क्योंकि वो अटेंटिव तो है ही नहीं, क्लास में उसको बैठना ही नहीं है ना उसको सुनना है। तो ये सारी चीज़ें सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि आप उनसे बात करेंगे कि भाई तुम्हारे डिसइंटरेस्ट का रीज़न क्या है, क्यों इतना वेल्लापंथी में बैठे हुए हो, क्या रीज़न है भाई, समझ में नहीं आ रहा है कुछ करवाया जा रहा है, वो प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो वो आप उससे डिस्कस करेंगे और अपने मेथड्स में चेंज करेंगे कि आप कहाँ उसको समझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्टेड दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, यानी कि संरचनावादी उपाय बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, कंडीशनिंग, पनिशमेंट या फिर रोड मेमोराइजेशन, तीनों ही वैसे भी आपको दिख ही रहे होंगे, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। बल्कि सबसे बढ़िया बात क्या है, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहता है कि भाई विद्यार्थी का जो प्रायर नॉलेज है उसी पे आपको आगे का महल खड़ा करना है, उसी पे आपको आगे क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड ऑन करना है, ठीक है। तो प्रायर नॉलेज को विद्यार्थी की बहुत ही हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंस देनी है। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नेव थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमेन इन दिस बैकग्राउंड आर टीचर शुड। देखो कितने रिपीट होते हैं क्वेश्चन, नेव थ्योरी का क्वेश्चन मतलब कितने बार पूछा जा चुका है सेम क्वेश्चन। भाई जो बच्चों की जो सहानुभूत सिद्धांत होते हैं, जिनको भोले सिद्धांत भी कहते हैं, ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस भी कहते हैं, उसके बारे में एज ए टीचर आप क्या करेंगे। चैलेंज दीज कॉन्सेप्शन ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग्स, ठीक है, उनको क्या करना है, आपको डायलॉग्स के थ्रू चुनौती देनी है। डिसमिस दीज आइडियाज़, मतलब कि उन बच्चों के विचारों को खारिज कर देना है। इग्नोर चिल्ड्रंस आइडियाज़ एंड थ्योरीज, उनको इग्नोर कर देना है आपको, या फिर स्कॉल्ड द चिल्ड्रन फॉर हैविंग दीज आइडियाज़ दैट इंटरफेयर विद हर टीचिंग। भाई आप उनको क्या करेंगे, डांट देंगे कि तुम्हारे जो ये फालतू आइडियाज़ हैं ये मेरी टीचिंग में दखल दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है, बल्कि क्या करना है, उन आइडियाज़ को आपको डायलॉग्स के थ्रू चैलेंज करना है। भाई बच्चे के साथ में आपको बड़ा एक हेल्दी, आपको उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको चैलेंज करना है कि जो तुम सोच रहे हो ऐसा एग्जैक्टली नहीं होता है, देखो ये एग्जैक्टली इसका सही पिक्चर है, ठीक है। उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताना है कि ये तुम्हारी जो धारणा है वो आपकी क्या है, एक मतलब ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन है आपका, इसको इस तरीके से एग्जैक्टली देखना चाहिए तुम्हें, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन, एक क्वेश्चन फिक्स है आपका कॉग्निशन एंड इमोशन से, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यूनिडायरेक्शनल है इमोशन इन्फ्लुएंस कॉग्निशन, या फिर यूनिडायरेक्शनल है कॉग्निशन इन्फ्लुएंस इमोशंस, या फिर बाय डायरेक्शनल है डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। बिल्कुल ठीक बात है,
द्विदर्शीय है, दोनों के बीच में एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। आपको कॉग्निशन में ज़रूर दिक्कत आएगी अगर आप इमोशनली ठीक नहीं है। अगर इमोशनली एक बच्चा बहुत परेशान है तो वो चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाएगा, चाहे आप कितने ही इंटरेस्टिंग तरीके से टॉपिक को करवा रहे हैं क्लास में। अगर एक बच्चा इमोशनली मतलब स्टेबल नहीं है, अगर एक बच्चा इमोशनली फिट नहीं है, अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको टेंशन है काफ़ी, तो आप कितना भी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। लर्निंग अफेक्टिंग का जो ये है मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है आपको। ठीक है, वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना अगर टाइम मिले तो, बाकी यही ठीक है, कोई बात नहीं, यही समझा देती हूँ। इंटरेस्ट स्टूडेंट का बहुत ज़रूरी है लर्निंग के लिए। जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं होता आप उसको सिखा नहीं सकते। उसकी इमोशनल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में समझाया। अगर वो इमोशनली स्टेबल नहीं है तो बच्चे को आप कितना भी बेहतर पढ़ाएंगे तब भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। पेडागॉजिकल आपकी स्ट्रेटजीज बहुत ज़रूरी हैं। सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी उसका जो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो चारों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट की लर्निंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डैश आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, सोशल इंटरेक्शन, ड्रिल एंड रेपिटेटिव रिकॉल, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट या फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात हो जाए ना तो सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्शन की बात आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा आपका मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया से, हमेशा सोशल इंटरेक्शन से सीखता है बच्चा, ये कंस्ट्रक्टिविज्म का मानना है। व्हेन स्टूडेंट्स रिपीटेडली engage in an activity such as design, conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to the activity such as earn a star or badge, they are likely to, मतलब जब एक विद्यार्थी, भाई कोई बच्चा है जो क्या कर रहा है, पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है। भाई कोई ऐसी कंपटीशन हो रहा है स्कूल में जिसमें आपका कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है, बट आप उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे स्टार मिल रहा है, बैज मिल रहा है, या फिर हो सकता है कोई इस तरीके का प्राइज़ हो जिसको आपको जीतना है। ठीक है। तो खुद की उसकी प्रत्यक्ष वो गतिविधि से संबंधित नहीं है, डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या संभावनाएं हो सकती हैं आगे। डेवलप मेटरिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग। ठीक है। उस बच्चे का क्या होगा कि जो भौतिकतावादी अभिवृत्ति है ना उसका विकास होगा। ठीक है। सिर्फ मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड हो जाएगा उसका। इन्जॉय लर्निंग फॉर द शेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर इन्जॉय करता लर्निंग को वो, तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उससे डायरेक्ट जो लिंक करती है उन एक्टिविटीज़ में जाता वो। ठीक है। परसिस्ट इन डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवॉर्ड, यानी कि पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहेगा। या फिर सेट मास्टरी गोल फॉर देमसेल्फ रेदर देन वर्क टू प्लीज अदर्स, यानी अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। ठीक है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा, भाई बच्चा है जो खुद के उससे वो संबंधित ना होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ स्टार के लिए, बैच के लिए, इस तरीके की कुछ रिवॉर्ड के लिए अगर वो चीज़ें कर रहा है, दैट मीन उसका मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड जो है वो हो रहा है लर्निंग के प्रति। ठीक है। सिर्फ उसको रिवॉर्ड और पनिशमेंट से ही लेना देना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, चाइल्डहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि यूनिवर्सली बिल्कुल सेम है डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, यानी कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है। ठीक है। द चिल्ड्रन दैट आर बोर्न इविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड, भाई बच्चे जो हैं वो दुष्ट पैदा होते हैं, उनको सभ्य बनाना पड़ता है। या फिर चिल्ड्रन बिगिन विद नथिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड एंटायरली बाय आपका एनवायरनमेंट। ठीक है। बच्चे कुछ नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ वातावरण से बनाया जा सकता है, या वो दुष्ट पैदा होते हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं मानते हम लोग। बट हाँ ये है कि ये आपका क्या है, जैसे जेंडर है, जेंडर आपका एक समाज का बनाया हुआ ही आपका क्या है, एक प्रारूप है। जेंडर क्या है, समाज की बनाई हुई संरचना है। कहीं पे लिखा नहीं किसी किताब में औरतों को क्या करना है, आदमियों को क्या करना है, लेकिन वो बना दिया समाज ने। इसी तरीके से चाइल्डहुड जो है ना वो भी समाज ने ही बनाया एक तरीके से। सोशल जो आपकी जो रहती है ना, एक तरीके से सोशल आपकी क्या परिस्थिति है वो आपके चाइल्डहुड को डिसाइड कर देता है कई बार। ठीक है। अब जैसे हम अपने बच्चों की बात करें, मैं अपने बच्चों की बात करूँ अगर, तो मुझे 2 घंटे उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है खाना लेकर के, कि भाई खाना
खाना खिलाने के लिए उनको, ठीक है, स्पून फीडिंग करते हैं हम उनको, ठीक है। अगर एक खाना एक डिश पसंद नहीं है तो दूसरी डिश बनाओ उनके लिए, अच्छा ये पसंद नहीं है चलो ये बना देते हैं। लेकिन यही बचपन जो है, मेरे ही बच्चों की एज के कुछ और बच्चे हैं, अगर हम कहीं जाते हैं, जैसे हम लोग साईं मंदिर जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं मेरे ही बच्चों की एज के कुछ बच्चे हैं, बचपन तो उनका भी है, चाइल्डहुड उनका भी है, लेकिन उनको क्या है, खाने के लिए मिलता भी नहीं है, ठीक है। हम जो उनको दे आते हैं, जिस तरीके से जो लोग उनको दे जाते हैं वो उनको खा लेते हैं और वो उनके लिए काफ़ी हो जाता है, इनफ हो जाता है। तो क्या है, चाइल्डहुड का एक सोशल कंस्ट्रक्शन है आपका बना हुआ है, ठीक है। समाज में इसका अलग अलग जो है परिभाषा बनी हुई है चाइल्डहुड की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता पूछी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट वेरी रैपिड पेस, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप, या फिर चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, या फिर लर्निंग अकर प्राइमरली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज। तो आपका क्या आंसर रहेगा भाई, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली। देखो, फिजिकल ग्रोथ जो रैपिड पेस पे होती है वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड पे होती है। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट वाली जो है इसके बाद की स्टेज आ जाती है आपकी, जैसे कि आपने प्याजे में पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपकी, साइंटिफिक रीजनिंग आपकी फॉर्मल में चली जाती है, ऑपरेशनल में, ठीक है। उसके बाद में प्राइमरी सेंसेस के थ्रू सीखना आपका सेंसरी मोटर में, यानी कि आपका अर्ली चाइल्डहुड में आ गया आपका। तो यहाँ क्या बच गया आपका, लॉजिकली बट कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में बच्चे का लॉजिक आ जाता है, वो आपका मिडल चाइल्डहुड में रहता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, फैमिली एंड नेबरहुड। ये तो सीधा सा आंसर रहेगा, फैमिली जहाँ पे आ जाए, फैमिली हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहती है, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी होगा। आंख बंद करके फैमिली के साथ में दूसरा जो मर्जी है कोई फर्क नहीं पड़ता, फैमिली है तो आपका प्राइमरी रहेगा, फैमिली हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले नंबर पे आती है। और इसी के साथ बढ़ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस की तरफ। 30 में से आपके कितने सही हुए ज़रूर बताएं आप, ठीक है। अपना स्कोर देखें कि कहाँ आप लोग अभी फ़िलहाल गलती कर रहे हैं, ठीक है। और फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को। तो ये है आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, राइट एक्शंस इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ और सोशल अग्रीमेंट, यानी कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून और सामाजिक समझौतों पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लेना ज़रूर कि जब आप सबकी भलाई के लिए कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको नियम कानून जो हैं, आपके कानूनी समझौते हैं, उस पर ध्यान दिए बिना आप पूरे समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कौन सा होगा, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया भी था। जैसे आपका भगत सिंह हो गए, आपके महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, उन्होंने कुछ कानून भी तोड़े, नियम भी तोड़े, लेकिन पूरे समाज के लिए कुछ करके गए, कुछ दे करके गए, ठीक है। तो इसको कौन सा स्टेज कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट का, इसमें आपका, ठीक है, लॉरेंस कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, या फिर द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो बिल्कुल क्या रहेगा आपका, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल रहेगा, जिसमें कि सार्वभौम नैतिक सिद्धांत इसको कहा जाता है। जब सबकी भलाई के लिए कुछ ऐसा कर जाएं जिसमें कि आपको क्या है, सिर्फ अपने लिए ना हो, वो आपके समाज के लिए आप कुछ कर जाएं, ठीक है। फिर आता है आपका वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक कौन सा है, एनिमिज्म है, एबिलिटी टू कंजर्व है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग है, या फिर सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है आपका, ठीक है। तो कौन सा रहेगा फटाफट से बताएंगे आप लोग, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का, ठीक है। देखो, प्याजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात की जा रही है यहाँ पे, आप लोग सभी जानते ही हैं। तो एनिमिस्टिक थिंकिंग जो होती है आपकी, वो तो आपकी इससे पहले आ जाती है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल में। एनिमिस्टिक थिंकिंग यानी जीववाद जो आता है आपका, बच्चा जो है निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझता है, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है आपका एबिलिटी टू कंजर्व। आपका आंसर क्या रहेगा, सुरक्षित रखने की योग्यता। कंजर्वेशन जो होता है बच्चे के अंदर में, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसके अंदर कंजर्वेशन का अभाव होता है, ठीक है, डिसेंट्रेशन की स्थिति होती है उसके अंदर में। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आपकी फॉर्मल में चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या रहेगा, एबिलिटी टू कंजर्व, ठीक है जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की व्यू लर्निंग एज। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है आपके जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की लर्निंग को किस तरीके से देखते हैं, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स, पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस, या फिर प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय
एक्टिव एंगेजमेंट, बिल्कुल ठीक बात है। मीनिंग मेकिंग की बात करेंगे, नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट करने की बात करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे कंस्ट्रक्टिविस्ट की आपकी विशेषता रहती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर रहेगा। फोर्थ है आपका सिलेक्टिंग द प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मैन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू। समाचार पत्रों से कहानियों और कतरनों का चयन करना और प्रस्तुत करना जो पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। परंपरागत भूमिकाएं क्या है कि भाई महिलाएं घर में काम कर रही हैं, पुरुष जो है वो ब्रीफकेस उठा करके बाहर जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इसमें ऑपोजिट दिखाया गया है, बिल्कुल नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में इनको दिखाया गया है। ऐसी कटिंग्स जो है न्यूज़पेपर की आप दिखाएं बच्चों को, उससे क्या होगा, किस तरीके की प्रभावी रणनीति है। जेंडर बायस को प्रमोट करेगी, जेंडर कॉन्स्टेंसी को प्रमोट करेगी, ये एंकरेज करेगी स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स को, या फिर काउंटर करेगी जेंडर स्टीरियोटाइप को। बिल्कुल ठीक बात है, काउंटर करेगी, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप को समाप्त करने के लिए सही है ये, क्योंकि बच्चा जो देखता है वो सीखता है। अगर आप बच्चे को दिखाएंगे कि देखो ये काम सिर्फ महिलाएं नहीं पुरुष भी कर सकते हैं, बाहर जाने का काम सिर्फ पुरुष नहीं महिलाएं भी करती हैं, महिलाओं ने देखो इतनी सारी चीज़ें की है, ठीक है, एवरेस्ट की चोटी तक पहुंची हैं, तो क्या होगा, बच्चों के जेंडर स्टीरियोटाइप की भावना जो होगी जो एक समाप्त होगी उनमें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स सोशलाइजेशन। बच्चे के सोशलाइजेशन में कौन से हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीडिया है, स्कूल है, फैमिली है, नेबरहुड है। तो भाई चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है आपके, कुछ प्राइमरी हैं इनमें से, कुछ आपके सेकेंडरी हैं, बट ये सारे के सारे ही आपके क्या होते हैं, चिल्ड्रन के सोशलाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैरेक्टराइज्ड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली टू द मूड, टेम्परामेंट, मोटिवेशन एंड इंटेंशंस ऑफ अदर। अब यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया देने की योग्यता। ठीक है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, देखो आप लोग कि भाई अगले के हिसाब से, कोई अगला जो आपके सामने आदमी है उसके हिसाब से आपको बिहेव करना है, किस तरीके का उसका मूड है उसको समझ करके उसके साथ में डील करना। ठीक है, दूसरों के हिसाब से पूछा जाता है ना जब भी, तो वो क्या आएगा आपका, इंटरपर्सनल होगा वो आपका। ठीक है, नेचुरलिस्टिक नहीं होगा, इंटरपर्सनल नहीं होगा, ठीक है, और निदानिक भी नहीं होगा। हमेशा जब भी बात की जाए दूसरों के साथ में रिलेशन की तो आपका होगा इंटरपर्सनल, जब भी अपने आप को समझने की बात की जाए तो इंट्रापर्सनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। ठीक है, यानी कि कौन कौन से ऐसे रीजंस होने चाहिए बच्चों के असेसमेंट के, टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन। ठीक है, यही काट दिया करो इस तरीके के ऑप्शंस को जब बच्चों को सेपरेट करने की और लेबलिंग करने की बात कर दी जाए। टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन क्लासरूम, बिल्कुल ठीक बात है। टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी ठीक बात है कि भाई आपको देखना है कि समय के साथ बच्चों में अधिगम परिवर्तनों और प्रगति के बारे में पता लगाना है आपको कि कितना उन्होंने इम्प्रूव किया अपनी लर्निंग को। टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस एरिया ऑफ द चाइल्ड विद द पेरेंट्स, भाई बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों और चुनौतियों के पक्षों के बारे में माता पिता के साथ में चर्चा करनी है। यहाँ शिकायत करने की बात नहीं हो रही है, डिस्कशन करने की बात हो रही है कि देखो बच्चे ने इतना इंप्रूव किया है, यहाँ अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इस तरीके की चर्चा करने की बात हो रही है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं, बहुत ही अच्छे साउंड कर रहे हैं। तो ये आपका आंसर कौन सा रहेगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रहेगा। फर्स्ट वाला सेपरेट करना, लेबलिंग करना बहुत ही बेकार की बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग होगी प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन में टेक्स्ट बुक से मतलब केंद्रित होगी, या फिर बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ चाइल्ड, एवरी चाइल्ड, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैटर्न, कुछ नहीं होगा इनमें से। सबसे अच्छी बात होती है यहाँ पर बच्चे की जो क्षमता है, संभावना है, उसमें विश्वास दिखाना है आपको कि वो कर सकता है। हर बच्चे के अंदर अपना एक कैपेबिलिटी, एक पोटेंशियल है, हर बच्चा जो है वो डिफरेंटली कर सकता है बट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मेन वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। टू लुक एट द इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ, या फिर टू लुक एट द एनवायरमेंटल फैक्टर
दैट अफेक्ट इंडिविजुअल टू कंसिडर मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, या फिर टू कंसिडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टर एज वेल एज एनवायरमेंट फैक्टर एंड इंटरप्ले। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनकी पारस्परिक क्रिया पर भी विचार करना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी से कुछ नहीं होता। अच्छे जीन्स मिल जाए आपको लेकिन एनवायरनमेंट बहुत ही ख़राब मिल जाए आपको तो क्या होगा, ठीक है, बेड़ा गर्क हो जाएगा। जैसे कि आपने वो एक मूवी देखी होगी ना, लॉयन वाली मूवी है, जो उसका नाम मुझे फ़िलहाल याद नहीं आएगा, ठीक है, एकदम स्लिप हो गया माइंड से। वो मूवी में आपने देखा होगा वो लॉयन है लेकिन वो क्या है, उसके साथ में वो जंगली सुअर के साथ में रहता है। तो भाई उसके अंदर हेरिडिटी तो ये है कि भाई वो शिकार करे, उसके अंदर वो मतलब कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, लेकिन एनवायरनमेंट ऐसा मिला है कि वो कीड़े मकोड़े खा रहा है ना। तो वही वाली बात है, सिर्फ हेरिडिटी से नहीं होता, सिर्फ एनवायरनमेंट से नहीं होता, दोनों चीज़ें ज़रूरी है आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इंडिविजुअल डेवलप्ड एट डिफरेंट रेट्स, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली यानी कि तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड यानी कि समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, ठीक बात है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। भाई कितना विकास होगा बिल्कुल एग्जैक्टली पता चल जाता है आपको। तो भाई एग्जैक्ट नहीं पता चल सकता कभी भी, हम भगवान नहीं है कि हमें पता चल जाए एग्जैक्ट कितना डेवलपमेंट होगा बच्चे का, तो नहीं पूछा गया है और नहीं वाला ऑप्शन आपका एक यही है, बाकी सारी चीज़ें इसमें सही कही जा रही है, ठीक है। सेवरल रिसर्च स्टडी शो दैट टीचर हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज़ देन गर्ल्स, व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। भाई बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए जिसमें पता चला है कि शिक्षक लड़कियों की बजाय लड़कों से ज़्यादा पारस्परिक क्रिया करते हैं, उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है उनका। तो इसको आपको इसकी सही विवेचना क्या कहेंगे। बॉयज़ हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ देन गर्ल, भाई लड़कियों से ज़्यादा मतलब वो होते हैं, वो लड़कियों की तुलना में ज़्यादा शैक्षिक क्षमताएं रखते हैं। बॉयज़ नीड मोर अटेंशन देन गर्ल, उनको ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। दिस एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। या फिर बॉयज़ आर ईजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन द क्लासरूम, भाई उनको मैनेज करना ज़्यादा ईजी रहता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सीधा सीधा सा एग्जाम्पल है। जब भी एक जेंडर की तरफ झुकाव पाया जाए, चाहे वो गर्ल्स की तरफ हो चाहे वो बॉयज़ की तरफ हो, तो आपका जेंडर बायस होगा। और अगर किसी भी चीज़ एक जेंडर के लिए कुछ पर्टिकुलर आपकी जो धारणाएं बनी हुई हैं वो आपका जेंडर स्टीरियोटाइप होगा। दो ही कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। द एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, भाई एक बच्चे की मूल और अपसारी समस्या समाधानों के साथ करने की योग्यता जो है निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। किसी समस्या को जो है ओरिजिनल तरीके से मतलब आपका हल करना, डाइवर्जेंट तरीके से हल करना क्या होगा, आपका ईगोसेंट्रिक बच्चा, इम्पेयर्ड बच्चा है, या फिर क्रिएटिव बच्चा है, या फिर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी है। एकदम इजी क्वेश्चन, इजी आंसर इसका क्रिएटिव बच्चा है, ठीक है, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन देगा, कॉपीड नहीं देगा, कॉपी मार के नहीं देगा कभी भी आपको, ओरिजिनल सॉल्यूशंस देगा और डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे उसके पास में। व्हाट इंस्ट्रक्शनल एडेप्टेशन शुड अ टीचर मेक वाइल वर्किंग विद स्टूडेंट हु आर विजुअली चैलेंज्ड, भाई दृष्टि रूप से बाधित बच्चे जो होंगे, विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए, ठीक है। तो स्पीक क्लियरली एंड यूज अ लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल, आंसर तो हमें अपना यही मिल गया, आगे जाने की जरूरत नहीं। विजुअली चैलेंज बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं देता, तो आप क्या करेंगे भाई, स्पष्ट रूप से बोलेंगे ताकि वो सुन सके एटलीस्ट, ठीक है। भाई दिखाई तो नहीं दे रहा ना, सुनाई तो दे रहा है, आप अच्छे से बोलिए स्पष्ट रूप से ताकि उसको सुनाई दे सके। और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें आप ताकि वो अच्छे से समझ सके, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस इसमें बेकार हैं बिल्कुल कि विजुअल प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करें, जब वो देख ही नहीं सकता तो आप जितना मर्जी खूबसूरत सजा लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है उसमें, ठीक है। कैन वॉच हर क्लोजली, नहीं ये भी नहीं होगा। फोकस वैरायटी ऑफ रिटन टास्क, ये सब नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बेस्ट है, ठीक है। 14 क्वेश्चन आपका, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग डैश इज एन इंक्लूसिव इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम शुड बी एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग को, शुड बी एक्टिवली डिस्करेज, शुड बी ओकेशनली यूज्ड, या फिर शुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, शुड एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग को और पीयर ट्यूटोरिंग को। भाई एक दूसरे से बच्चे जब सीखते हैं तो बहुत बेहतर सीखते हैं, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना चाहिए, एक्टिवली उसको क्या करना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए, कभी कभी नहीं, हमेशा प्रमोट करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, भाई थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा लग सकती है कुछ स्टूडेंट्स को, बट ये है कि प्रैक्टिस है आपका
तो बहुत ज़्यादा अगर समझाते हुए चलेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपका प्रैक्टिस के हिसाब से फिर भी मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके चल रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। अब कई बार हम क्या करते हैं ना, इसको अच्छा मान लेते हैं, एक रूप निर्देश देना है, भाई सबको एक जैसा समझना है। ये एक रूप निर्देश एक जैसा समझने वाली बात नहीं है, इसको आप हमेशा याद रखो, एक ही डंडे से हाँकना सबको, है ना भाई। चाहे वो विजुअली चैलेंज्ड है, कुछ भी है, उनके लिए आप एक ही तरीके की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आंसर नहीं होता है। स्टैंडर्ड टेस्टिंग होनी चाहिए, प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग, या फिर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। बिल्कुल ठीक बात है, ये होगा IEP जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। आपका इंक्लूसिव एजुकेशन में यूज़ किया जाना चाहिए, भी हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके आपको प्लान करना है चीज़ें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। उनके साथ में आपकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में लर्नर को मैच करना है आपको। हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर क्या होगा? कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन, भाई जिनको सुनने में दिक्कत है वो देखने में उनको दिक्कत होगी, मतलब ठीक है, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। डिसलेक्सिया लर्नर्स लैक रीडिंग एंड राइटिंग इन्फ्लुएंसी, बिल्कुल ठीक बात है। डिसलेक्सिया वाले बच्चे को क्या होगा? धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी होगी, क्योंकि गलत पढ़ेगा तो गलत लिखेगा वो, ठीक है। क्रिएटिव लर्नर जो होगा वो हाइपर एक्टिव होगा और स्लो होगा कंप्लीटिंग वर्क में, बिल्कुल गलत बात है। अटेंशन डेफिसिट लर्नर जो होगा वो हाई मोटिवेशन होगा और कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग टाइम, ये भी गलत बात होगी, क्योंकि ADHD वाला बच्चा जो है उसको अटेंशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि वो एक जगह पर टिक के अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका? डिसलेक्सिया जो होगा वो आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। प्रमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, दोहराने और स्मरण करने को बढ़ावा देना, देखेंगे। यूज ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, ये भी ठीक बात है। एंकरेजिंग मल्टीपल वे ऑफ लुकिंग एट अ प्रॉब्लम, ये भी ठीक बात है। यहाँ हम इसको बढ़ावा नहीं देते कि दोहराओ और सिर्फ मेमोराइजेशन करते रहो, रट्टा मारते रहो और स्मरण करते रहो, ठीक है, नहीं पूछा था और यही आपका सबसे ज़्यादा बेकार ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद अ कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट, ये देखो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन दिए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड देखने के लिए और आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, है ना। तो इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप से बन जाएगी। स्टूडेंट्स आर गिवन फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू इंगेज इन कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज़, ठीक बात है। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट वर्क कोलैबोरेटली एंड गिवन सपोर्ट टू इंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विद ईच अदर, ठीक बात है। सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं और आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है, ठीक है। टीचर एलिसिट स्टूडेंट आइडियाज एंड एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू की टॉपिक्स एंड प्लांट टीचिंग लर्निंग टू एलेबोरेट और रीस्ट्रक्चर देयर करंट नॉलेज, यानी कि शिक्षक जो होगा प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों और अनुभवों को प्राप्त करते हैं और उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्रचना और विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है आपका टीचर एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटजीज एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस, ये थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ये तीनों ऑप्शन आपके अच्छे हैं, लेकिन यहाँ क्या बात की जा रही है कि अध्यापक विशिष्ट स्तरावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं और प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर उनको फीडबैक देते हैं। भाई उन्होंने जैसा आपका क्या किया, प्रदर्शन किया, उस पर फीडबैक देते हैं, प्रोडक्ट पर फीडबैक देते हैं। भाई प्रदर्शन तो हो सकता है किसी वजह से कभी बच्चे का गलत रह गया हो, और बिल्कुल क्या कह रहा है ये, एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इस बात को नहीं मानता कि एंड में असेसमेंट हो आपका और फिर आपको क्या है सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्ट के बेसिस पे आपको फीडबैक दे दिया जाए, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट के हिसाब से गलत है आपकी। एक आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 19, ये है आपका अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट डैश रेदर देन डैश, दो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के, ठीक है। तो लर्निंग गोल्स और परफॉर्मेंस गोल होना चाहिए, ठीक है, या फिर परफॉर्मेंस गोल, लर्निंग गोल, फेलियर अवॉइडेंस गोल, या फिर मार्क सीकिंग गोल, या फिर मार्क सीकिंग गोल और फेलियर अवॉइडेंस गोल। जब देखो जब भी इस तरीके के ऑप्शन आते हैं ना, दो ये वाले, तो यहाँ पे हमेशा ऑप्शंस को रख के देखो, आपको लाइन जहाँ पे ठीक से अच्छे से समझ में आ रही है ना, वही आपका ऑप्शन होगा, वरना समझ में आ जाएगा कोई भी गलत
हम फिलिंग द ब्लैंक्स में भरते हैं ना, कई बार हमारा सिक्स सेंस भी हमें बता देता है, अगर ना भी पता हो ना तब भी हमें बता देता है कि नहीं ये तो कुछ जच नहीं रहा है, ठीक है। तो अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट टू सेट लर्निंग गोल्स रेदर देन परफॉर्मेंस गोल, यानी कि अधिगम के लक्ष्य होने चाहिए, सीखने पर बल होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस पर बल देना चाहिए हमें कि परफॉर्मेंस कैसा रहा, ठीक है। सीखने पर बल देना चाहिए, बच्चे ने सीखा कितना है। परफॉर्म तो कई बार बच्चा होता है किसी वजह से ना कर पाया हो अच्छा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज, इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज के एग्जाम्पल जो है वो क्या है। सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल, भाई गोल सेट किया जाए और उसकी टाइम टेबल बनाई जाए, ठीक है। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड कॉन्सेप्ट मैप, संगठनात्मक चार्टों और अवधारणात्मक नक्शे बनाने चाहिए, ठीक है। थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, ठीक है। एक्सप्लेनेशन टू अपीयर, और आता है सेल्फ क्वेश्चनिंग। तो चारों पांचों चीज़ें ही आपकी क्या है, अच्छी हैं, ठीक है। चारों पांचों चीज़ें ही आपकी क्या है, लर्निंग स्ट्रेटजी के लिए बहुत इफेक्टिव है कि आपको अपने गोल सेट करने चाहिए, कॉन्सेप्ट मैप तैयार करना चाहिए कि भाई मैं ऐसे ऐसे इतने इतने टाइम में ये चीज़ें कर लूँगा, ठीक है। एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल्स का यूज़ करना चाहिए, अपने पीयर के साथ में आपको समझाना चाहिए और खुद से आपको क्वेश्चनिंग भी करनी चाहिए कि कितना हो चुका है। अभी फिलहाल आप जो ये टेस्ट ले रहे हैं, एक तरीके से टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, तो खुद से क्वेश्चनिंग हुई आपकी कि कितनी आपकी तैयारी है, ठीक है। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है इनमें से। आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज सो मच फन, आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क, या फिर डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट क्लियर, या आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। ठीक बात है कि क्या रहेगा आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में, क्या आएगा, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। देखो जब भी कोई चीज़ आपको मार्क्स से रिलेटेड आ जाए, भाई मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, या फिर आपका आ जाए कि भाई कोई प्राइज़ मिलेगा, या फिर आ जाए कोई प्रेज़ मिलेगी किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, इस तरीके का कोई भी एक्सट्रिंसिक चीज़ हो, एक्स्ट्रा वो हो ना आपकी, मतलब एक्सट्रिंसिक हो, बाहरी कोई आपको मोटिवेशन हो तो वो हमेशा एक्सट्रिंसिक में आएगा। अंदर से मोटिवेट होना यानी कह रहा है मैं एंजॉय करता हूँ होमवर्क को, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है होमवर्क करना, ठीक है, या फिर मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ, सारी चीज़ें क्या है, इंट्रिंसिक है, तो ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगा। इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, प्राइमरी क्लासरूम में गिव ओनली एग्जाम्पल्स, give only non-examples, give both example and non-example, not give an example और non-example। तो बिल्कुल ठीक बात है, प्राइमरी में क्या करना है हमें, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों चीज़ें हमें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। प्राइमरी क्लासरूम में बच्चे छोटे होते हैं उस टाइम पे, तो दोनों जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड प्रोमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रंस, ठीक है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी है जो मीनिंग मेकिंग जो है बच्चों में करेगी, अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, ट्रांजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजिंग पुनिटिव मेजर्स यानी कि दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, या फिर यूनिफॉर्म और स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ठीक है। तो सबसे अच्छा आपका क्या रहता है मीनिंग मेकिंग के हिसाब से, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन। जितना ज़्यादा बच्चे एक्सप्लोर करेंगे, परिचर्चा करेंगे, उतना ज़्यादा क्या करेंगे वो, उनकी एक बेहतर लर्निंग होगी, मीनिंग मेकिंग होगी, ठीक है। चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस, देखो फिर से ये क्वेश्चन आ गया है आपका, ठीक है। चिल्ड्रंस की जो गलतियां और भ्रांत धारणाएं होती है क्या है, अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। आर अ हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टिकल टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुकावट है। शुड बी इग्नोर्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। या फिर सिग्निफाइंग दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज आर फार इन्फीरियर देन दैट ऑफ अडल्ट, यानी सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आपके बच्चे के जो एरर होते हैं ना, हमेशा याद रखना, वो आपको क्या करते हैं, बच्चे के अंदर एक इंसाइट प्रदान करते हैं, उसके अंदर झांकने का मौका देते हैं आपको कि गलतियाँ कहाँ कर रहा है। वो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कदम है, बच्चों की गलतियाँ जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, जो संरचनात्मक ढांचे में बच्चे की किस रूप में देखा जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म में, मिनिएचर अडल्ट कहा जाता है, हु इज लेस देन अडल्ट इन ऑल एस्पेक्ट सच एज साइज कॉग्निशन, भाई लघु वयस्क कहेंगे जो कि हर पक्ष में आपका जो है वयस्कों से कम है। टेबुला रासा कहेंगे उसको हम, ब्लैंक स्लेट कहेंगे, हुज लाइफ इज शेप्ड एंटायरली बाय एक्सपीरियंस, यानी कोरी स्लेट कहेंगे हम उसको, जो जीवन के हर अनुभव के लिए पूर्ण रूप से आकार दिया जाएगा उसको। या फिर एक पैसिव बीइंग कहेंगे उसको हम लोग, ठीक है, हु कैन बी शेप्ड एंड मॉडिफाइड मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म थ्रू कंडीशनिंग, या फिर अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड सोशल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर कहेंगे हम उसको, बिल्कुल ठीक बात है, एक प्रॉब्लम सॉल्वर, एक समस्या समाधान करने वाला, और एक वैज्ञानिक अन्वेषण कहेंगे, जैसा कि जीन पियाजे हमारे कहते हैं
कि बच्चा क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, एक लिटिल साइंटिस्ट होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क में जब भी बात आएगी ना, हमेशा कंस्ट्रक्शन की बात आएगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की बात आएगी, एक्सप्लोरेशन की बात आएगी, ठीक है, इंगेजमेंट की बात आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आएगी, ये सारी चीज़ें आती है कंस्ट्रक्टिविस्ट में। अ टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लासरूम, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है। इज टू बी साइलेंट स्पेक्टर एंड लेट चिल्ड्रन डू व्हाट दे वांट, मतलब कि एक मूक दर्शक बने रहना है, बच्चे जो है किसी भी तरीके से जो मर्जी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। इज टू लीव द क्लास एंड लेट चिल्ड्रन वर्क ऑन देयर ओन, कक्षा को छोड़ देना चाहिए, बच्चों को स्वयं कार्य करने देना चाहिए। या फिर इज टू सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, यानी कि सहयोगात्मक होना और प्रत्येक ग्रुप की निगरानी करना। इज टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज़ ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, ठीक है, सिर्फ एक तरफ झुकना बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं होता है। और एक साइलेंट मूक दर्शक बनना एक टीचर का काम नहीं है, बल्कि क्या है, एक सपोर्टिव और मॉनिटर होना चाहिए, जिसको कि हम कहते भी हैं कि भाई क्या होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर की तरह आपको काम करना है, एक सहयोगदाता की तरह आपको काम करना है। जब बच्चे को ज़रूरत पड़े तो आपको उसको सहायता करनी है, अदरवाइज उसको खुद से एक्सप्लोर करने देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली। भाई अधिगम और विकास के बीच में कौन सी स्टेटमेंट सबसे करेक्ट है आपकी। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड, विकास और अधिगम संबंधित ही नहीं है आपस में। लर्निंग टेक्स प्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड द रेट ऑफ डेवलपमेंट, या फिर डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक तरफ इशारा करती है, अधिगम विकास का ध्यान दिए बिना घटित होता है, या अधिगम की दर विकास की दर से ज़्यादा होती है, या फिर विकास और अधिगम अंतर संबंधित और अंतर निर्भर है। बिल्कुल ठीक बात है, जब तक बच्चा जो है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है लर्निंग की वजह से और लर्निंग होती है डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें क्या है, अंतर निर्भर है, अंतर संबंधित है, दोनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, ठीक है। एक दोनों में से कोई भी जो है वो नहीं चल सकता है, दोनों साथ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। मेंटल टूल्स, स्कीम्स, इमेजेस और मेंटल मैप्स कहा जाता है, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसको, स्कीमा कहा जाता है। पियाजे कहते हैं बच्चों के दिमाग में कुछ बाहरी आपका जो वर्ल्ड होता है उसको लेकर के कुछ मैप्स बने होते हैं, माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट्स बने होते हैं, उनको हम स्कीमा कहते हैं। विद एन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेस्टिंग द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच शी शुड हैव रीच्ड अलोन, विच कंस्ट्रक्ट डज द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट, ठीक है। भाई बात की जा रही है एक उचित प्रश्न और सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वो अकेले पहुंच सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयुक्त कथन को प्रकाशित करती है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इक्विलिब्रेशन, कंजर्वेशन या फिर इंटेलिजेंस। बिल्कुल आपका क्या रहेगा, ZPD कहते हैं हम इसको, कि बच्चा एक चीज़ कर सकता है अगर उसको ज़रा सी सहायता मिल जाए तो, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरी थ्रो, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है। रिवॉर्ड, पनिशमेंट, सोशल इंटरेक्शन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स या फिर अडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। लेव वाइगोत्स्की हमेशा किस पर बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन पर बात करते हैं, कल्चर पर बात करते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। 60 क्वेश्चंस में से आपके कितने ठीक हुए, कितना स्कोर रहा आपका, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और मुझे खुशी होगी आपका स्कोर अगर 58, 59 और 60 भी बन रहा है तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही है, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ठीक है। बांटने से ज्ञान बढ़ता है, आप भी बढ़ाइए, ठीक है। और थोड़ा सा मोटिवेशन दोनों तरफ से रहना चाहिए, आपको भी मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एफर्ट पसंद आया हो। आपका टाइम बहुत कम लेते हुए ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश मैंने की है। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।